Hello students, today we'll be starting with our next lecture of structure of atom. In this lecture we will study Schrodinger wave equation and the solutions of Schrodinger wave equation which gave a new term which is called quantum numbers. ठीक है, जो उस Schrodinger wave equation के solutions थे उनके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा विच इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Schrodinger wave equation. Our first topic of this lecture. Schrodinger wave equation. ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. इसने क्या किया था, एक इक्वेशन दिया था, जस्ट वो इक्वेशन हम याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक नहीं आता है. इसको हम लिखता हूँ मैं एक बार, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर होल इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. एक बहुत ही टिपिकल इक्वेशन इसने दिया था. डेल मतलब समझते हो तुम लोग, इस साइन का डेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है, जिन लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. साई, ये वाला सिंबल है, इसको हम बोलते हैं साई, पी साइलेंट है इसका. ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वेव फंक्शन. इसको बोला जाता है वेव फंक्शन. एक्स वाई और जेड अपने क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट. एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज टोटल एनर्जी और जो V है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब इसने क्या किया था, बेसिकली जो बोहर का मॉडल था, बोहर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब क्या, कि एक वैल्यू है उसकी, हर ऑर्बिटल में एक एनर्जी की फिक्स वैल्यू है. जैसे अगर तुम लोगों को याद हो, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में एनर्जी का वैल्यू -13.6 था, सेकेंड शेल में -3.4 आया था ना. -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है. एन का वैल्यू कितना था, 2, तो 13.6 अपॉन 4. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में है हाइड्रोजन या मतलब हाइड्रोजन के अंदर, तो हम हाइड्रोजन लाइक की अभी बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन लाइक में भी एक ही बात है, बट जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. जैसे हीलियम में ऊपर जेड स्क्वायर भी आएगा तो इंटू 4 भी होगा. तो उसकी अभी हम बात नहीं करके हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की हर शेल में वैल्यू क्या है, फिक्स है, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो. तो एक तो वो पॉइंट इसने कंबाइन किया, मतलब इसके जो पोस्टुलेट्स थे उसमें पहला जो पॉइंट था इसने इसको कंबाइन किया कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is always quantized. मतलब एक क्वांटिटी है. क्वांटाइज्ड वर्ड कहाँ से आया, क्वांटिटी मतलब एक वैल्यू निकल के आएगी मेरी. सेकंड, इसने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको भी इसने इंक्लूड किया है कि देयर इज नो फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ जो डिसाइड करते हैं हम. देयर इज नो फिक्स ट्रेजेक्ट्री फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम मूवमेंट मतलब उसकी ट्रेस नहीं कर सकते, पोजीशन या वेलोसिटी दोनों में से कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं, बाकी दूसरी चीज़ अनसर्टेन होगी. ठीक है, एक तो ये कंबाइन किया था. फिर इसके अंदर इससे कुछ नए टर्म्स को जनरेट किया. ये जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3. आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, मतलब 9th-10th में, के जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं. तो इसके कितने वेरिएबल हैं, 3. बाकी सब तो कांस्टेंट है. ठीक है, ये साई तो वेव फंक्शन है, ये कांस्टेंट है. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है, वो चलो बाद में बताता हूँ मैं. फिलहाल अपन साई को देख लिया, तो 3 वेरिएबल है, तो कितने सोल्यूशन आएंगे इसके, 3. मतलब दिस इक्वेशन जनरेट्स 3 सॉल्यूशंस. उन 3 सॉल्यूशंस को ही क्वांटम नंबर कहा जाता है. मतलब जो पहली बार क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो किसने दी थी, श्रोडिंगर ने. पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n. ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम number. Azimuthal quantum number is represented by L, and the third one is called magnetic
क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m। और एक और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, चलो अभी रहने देते हैं वो तरीका, हम एक m का ही ध्यान रखो, मतलब इसके फर्स्ट लेटर से ध्यान रखो तो इजीली इसका m का तो पता पड़ ही जाएगा। एक चौथा क्वांटम नंबर और आता है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको ml बोलते हैं, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो ml है, पर वो m के सबस्क्रिप्ट में l आता है। वो क्यों आता है इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये वाला L से ही उसका रिलेशन है, बट जब हम डिटेल में उन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं उसका दूसरा सिंबल बताता हूँ। अभी मैं कह रहा था कि एक और चौथा क्वांटम नंबर आता है विच इज़ कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, बट वो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, वो अलग से आया था, इनके साथ नहीं था, बट हम चारों क्वांटम नंबर साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो अपना नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर आएगा उसमें जो नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एकदम मतलब सिंपल सा टॉपिक है, एकदम कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और लॉजिकल है सारी चीज़ें, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको क्लियर होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो अपना पार्ट 1 है क्वांटम नंबर्स का, वो ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, एक और छोटी सी चीज़ हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स में कुछ टर्म्स आएगी, उनका मीनिंग मेरे को पता होना चाहिए। तो ये नाम अपन ने पहले भी सुने हैं बट कभी भी डिटेल में हमने ढंग से नहीं पढ़ा है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के नाम से एक टॉपिक हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं अपन। पहला तो जो टर्म आएगा वो आएगा शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा जो टर्म आएगा दैट इज़ सब शेल। तीसरा जो टर्म आएगा दैट इज़ ऑर्बिटल। ऑर्बिट अलग है और ऑर्बिटल अलग है, एक तो ये देखेंगे अपन। और जो अभी हमने साई के बारे में पढ़ा था, वैसे एक और टर्म होता है साई स्क्वायर, वो भी देखेंगे अपन, और साई को भी एक बार ढंग से थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। अभी शेल, ऑर्बिट, सब शेल, ऑर्बिटल, ये सब क्या होता है? शेल और ऑर्बिट तो एक ही चीज़ है, मतलब नाम से पता पड़ता है। जैसे टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर क्या होता है? सब टॉपिक होता है। वैसे ही शेल होती है, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है। हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल में रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन सब शेल, एंड सब शेल इज फाइनली प्रेजेंट इन अ शेल। मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? शेल या ऑर्बिट है। शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सब शेल प्रेजेंट होता है, और सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका मीनिंग पता होना चाहिए। फाइनली इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो कहाँ? ऑर्बिटल के अंदर भी मूव करता है, और जो पूरा ऑर्बिटल है वो भी मूव करता है। कैसे वो अभी देखते हैं। साई स्क्वायर के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले साई की बात करता हूं मैं। साई को मैंने तुम लोगों को बताया था, प्रोबेबिलिटी क्या हम बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो, वेव फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भले रहने दो, प्रोबेबिलिटी को रहने दो, वेव फंक्शन के हिसाब से याद रखो। ये बेसिकली क्या बताता है, ये मेरे को एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड मतलब अपने को पता ही है, हमने जो वेव थ्योरी पढ़ा था मैक्सवेल का, उसमें देखा ही था। तो ये वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसीलिए मैंने बोला वहाँ से प्रोबेबिलिटी वर्ड काट दो, कन्फ्यूजन होगा। उसको वेव फंक्शन बोलो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी। इस मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है वो बता रहा हूँ मैं। सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी ऑर्बिटल्स। और सब शेल क्या होती है? वेयर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी सब शेल। और शेल क्या बोलते हैं? सब शेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी शेल्स। अब मतलब समझ जाओ कितनी चीज़ें हो गई अपने पास टोटल डिस्कस करने के लिए? 4। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। शेल पहला क्वांटम नंबर, सब शेल दूसरा क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल तीसरा क्वांटम नंबर, ये तीनों श्रोडिंजर्स है। और जो चौथा क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है वो है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। तो 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। 2 क्वांटम नंबर्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 2 अगले में। जो चारों क्वांटम नंबर है पहले तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ वापस। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 के तो मैंने पहले ही लिखे थे। दूसरा होता है एजीमुथल, तीसरा होता है मैग्नेटिक, एंड फाइनली चौथा आ जाएगा अपना स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को जो एक्चुअल सिंबल्स यूज़ होते हैं वो बता देता हूँ। इसका एक ही सिंबल है एन, इसका भी एक ही सिंबल है एल। इसके 2 होते हैं, एम होता है और एम एल होता है। इसके भी 2 होते हैं, इसका सिंपली एस होता है और एम एस होता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब, ये तो ठीक है सिंबल्स हो गए इसके। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐसा कुछ खास नहीं है ज़्यादा, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये मैं देखता हूँ। सबसे पहले ये बताता है मेरे को गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। बताया था मैंने, पहला वाला शेल के बारे में बताता है, दूसरा सब शेल, तीसरा ऑर्बिटल और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो शेल नंबर से क्या लेना देना है एक्चुअली? शेल नंबर से ये लेना देना है, जो मेन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, आप लोगों को ये तो याद होगा शायद, के एल एम एन ये सब शेल नंबर मतलब ये शेल के नोटेशंस होते थे जो साइंटिस्ट के फर्स्ट लेटर्स है। फर्स्ट शेल के ऐसे साइंटिस्ट ने डिराइव की थी जिसका फर्स्ट इनिशियल लेटर जो था के था, दूसरे का एल, तीसरे का एम, तीसरे का चौथे का एन। तो मतलब इनके लिए जो शेल नंबर होता है, शेल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। वो होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब ओ पी ऐसा आएगा। ये हो गया। तो अब जितना ज़्यादा शेल नंबर होगा, मतलब एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, साइज ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। साइज ऑफ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू एन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई एक एटम है जिसमें एक ही शेल है और एक एटम है जिसमें 2 शेल है, तो आपको पता है ना कि जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होगी, हम बोलते हैं ना ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं ना कि साइज ऑफ एटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन के। जितना ज़्यादा एन का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा साइज एटम का रहेगा। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, इससे ज़्यादा और कुछ इसके अंदर नहीं आएगा। अब जो मेन पार्ट है अपना, जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट important topic of this lecture, that is azimuthal quantum number. Quantum number represented by L. अभी इसमें पहले तो जैसा हमने लास्ट वाले में किया है वैसा ही दिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करता है ये? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब शेल। ये तो पता ही था, अपने को लिखना ही था। फिर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी शेप। जो फर्स्ट वाला था क्वांटम नंबर, वो साइज़ के बारे में बताता था। जो दूसरा वाला है वो शेप के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसके अंदर बताऊंगा, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा क्वांटम नंबर्स खत्म करने के बाद, वो एक टॉपिक आएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो जब हम शेप्स पढ़ेंगे उसके अंदर, तो शेप्स के अंदर अपन देखेंगे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये जो 4 तो अपने जो पीरियोडिक टेबल है ना, एस पी डी एफ ब्लॉक, ये सब सबशेल्स ही हैं एक्चुअली। एस पी डी एफ ये चारों सबशेल के नाम है, सबशेल के डेजिग्नेशंस है ये। तो उनके सबके अलग अलग शेप्स होते हैं। तो वो जब टॉपिक आएगा तब हम देखते हैं। बस तुम इतना याद रखो कि जो फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर था वो साइज़ बता रहा था, जो सेकंड वाला है वो शेप बताएगा। तो ये तो हो गया, सबशेल के बारे में बताता है और शेप के बारे में बताता है। अब इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एल का वैल्यू है, जो इसमें अगर मैं बोलूँ तो एन जो मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर सकता है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू L+1। मिनिमम जो एन का वैल्यू होगा, एन क्या बताता है मेरे को? शेल नंबर। तो यहाँ से एन और एल में जो पहले 2 क्वांटम नंबर्स हैं उनमें रिलेशन आता है। एल का वैल्यू हर टाइप के जो सबशेल्स हैं उनके लिए फिक्स है। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। सबशेल्स और एल, और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं एन मिनिमम। सबशेल्स जो तुम्हारे 4
ब्लॉक्स हैं SPDF। अब अगर 118 ख़त्म होने के बाद 119 अगर एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो G में जाएगा और फिर उसके बाद H आएगा एंड सो ऑन, मतलब अल्फ़ाबेटिकली चलेगा। जब तक डिस्कवर नहीं हो जाते हैं एलिमेंट्स तब तक उनका नाम चेंज नहीं होगा। इन सब का स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम भी है वो बताता हूँ मैं। फिलहाल इनके लिए L का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से लेके 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब L इज़ एक्चुअली व्हाट, होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होगा वो, 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो n मिनिमम क्या होता है 1, इसके लिए n मिनिमम क्या हो जाएगा 2। इस फॉर्मूला में l की जगह रखो 0 + 1, मतलब यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हो तुम कि जो n का वैल्यू होना चाहिए, n मिनिमम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l। कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकते, हमेशा n का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है ये, मतलब n मिनिमम ये है, मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। इसके अंदर n कितना नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम n का वैल्यू कितना होगा l + 1, मतलब 1 + 1 दैट इज़ 2। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपने शायद पहले भी देखा होगा, 1s 2p 3d 4f 5g एंड सो ऑन। आई होप ये पता होगा आपको। ये शेल नंबर बता रहा है 1 जो आगे लिखा हुआ है, शेल नंबर कितना है जो n मिनिमम है s, मतलब इसमें 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, 4s हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। इसमें 2p हो सकता है, 1p नहीं हो सकता, क्योंकि p के लिए l का वैल्यू कितना है, ये l के वैल्यूज फिक्स है, p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, तो मिनिमम n कितना होना चाहिए, मतलब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर रहे हैं। वैसे पावर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, उसको अभी छोड़ो, n और l, तो n का मिनिमम वैल्यू p के लिए कितना हो सकता है l + 1 1 + 1, मतलब 2p हो सकता है, 1p नहीं हो सकता, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है एंड सो ऑन, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें 1d 2d नहीं हो सकता, 4d हो सकता है बिल्कुल, यहाँ पे 1f 2f 3f ये तीनों ही नहीं आ सकते, है ना, मतलब n हमेशा मिनिमम से मिनिमम n का वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होना चाहिए। इसे मैंने बोला था ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या 5f आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एंड सो ऑन। ऐसे g में 1g 2g 3g 4g तक नहीं आ सकता, 5g ऑनवर्ड्स आ सकता है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो SPDF हैं इनके कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम्स हैं, वो भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि ये नाम आए कहाँ से। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम्स, S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। ठीक है, ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था NH/2π, वो तो n के हिसाब से था कि थर्ड शेल में एंगुलर मोमेंटम 3h/2π, फोर्थ शेल में 4h/2π एंड सो ऑन। अभी अगर बोला जाए कि 1s में कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो कभी भी अगर SPDF ये सब कुछ दिया होता है तो हम हमेशा वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। वो कब लगाते हैं, जब सिर्फ शेल नंबर गिवन होगा। अगर शेल नंबर नहीं गिवन है और बोला जाए कि SPDF का बताओ, तो हम SPDF के लिए क्या वैल्यू फिक्स है, L का वैल्यू फिक्स है, तो हम L के हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसको अगर हम नाम बोलें तो इसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसी का सब टॉपिक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो h/2π वाला टर्म है वो तो एज इट इज रहेगा, आगे n आता था, n की जगह क्या आ जाएगा √L L+1, √L L+1, L × L+1 आएगा रूट के अंदर h/2π। तो जब भी अगर SPDF बोला और शेल नंबर नहीं गिवन हो तो ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। अच्छा, कभी कभी कुछ बुक्स में h/2π को इस तरीके से भी शो किया हुआ होता है, ठीक है, और ऐसे भी शो किया जाएगा, h के ऊपर भी बार लगा सकते हैं, मतलब वो बेसिकली h के बीच में डैश मारा है या h के ऊपर बार लगाया, वो h/2π को जनरेट कर रहा है, मतलब उसको डिनोट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s सबशेल, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि जो L का वैल्यू है S के लिए वो क्या है 0, तो 0 × एनीथिंग हमेशा क्या आएगा 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और L इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो आने वाले क्वांटम नंबर्स है वो भी इस पर डिपेंड करते हैं, तो उसके हिसाब से अपन कैसे यूज़ करेंगे और कैसे नए फॉर्मूलाज जनरेट करेंगे वो हम देखेंगे। एक और चीज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इसी के अंदर एक और छोटी सी चीज़ है, एक एटम बनाता हूं मैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए।
ये एक एटम बनाया हमने जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल्स बन रही है, ठीक है। एक और शेल बना देते हैं अपन यहाँ पे। ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में मतलब जिसका N1 है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s आ सकता है, क्योंकि 1p 1d 1f तो आ नहीं सकता। सेकंड में कौन कौन आ सकता है, 2s और 2p आ सकते हैं। थर्ड में कौन कौन आ सकता है, 3s आ सकता है, 3p आ सकता है, 3d आ सकता है। फोर्थ में कौन कौन आ सकता है, 4s 4p 4d एंड 4f। सो कहना ऐसे कि नंबर ऑफ subshells in a shell is always equal to shell number। ये एक मैंने बनाया है फॉर्मूला, इसका तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक शेल में कितनी सबशेल्स होगी, जो उसका शेल नंबर होता है। फर्स्ट वाले में देखो n का वैल्यू कितना, मतलब शेल नंबर कितना है 1, तो कितनी सबशेल होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। देखो 1 ही है, 1s, मतलब ये हर एक जो है 1s 1p 1d ये सब एक एक सबशेल है। सेकंड वाले में कितना है 2, एक 2s एक 2p। तीसरे वाले में कितना है 3, एक 3s एक 3p एक 3d। चौथे वाले में कितना है 4। तो जो भी शेल नंबर है उतनी उसके अंदर क्या होगी, सबशेल्स। तो ये फॉर्मूलाज कुछ हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। इसी के बेसिस पे जो अपना थर्ड क्वांटम नंबर है, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब इसी से लिंक्ड है। तो जैसे आप क्वांटम नंबर्स के नोट्स बनाते हैं तो एंड में जैसे क्वांटम नंबर खत्म होता है, एक छोटा सा बॉक्स बना के जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, ये सब देखो फॉर्मूलाज बने हुए हैं, मतलब इसमें कुछ वो लॉजिक, मतलब लॉजिक से ही बने हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप उन सब के प्रॉपर्ली क्या करना, एक बॉक्स बना के उसमें फॉर्मूलाज एक बार वापस लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अपन ये लेक्चर ख़त्म करते हैं।